ओके, कल हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल फंक्शन का, जो अगर किसी क्रिस्टल जहाँ पे डिफरेंट एटम अगर ऐड हो रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट एटम मिलके एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से उनका जो पोटेंशियल फंक्शन होगा वो एक दूसरे को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा कि हाँ, जो रॉनिंग पेनी मॉडल था उसने किस तरह से उस पोटेंशियल फंक्शन को अपने अजम्पशन के थ्रू एक स्क्वायर वेव में अज्यूम किया, जिसमें तुम्हारा जीरो से ए तक तुम्हारा जो पोटेंशियल था वो जीरो माना गया। हाँ, तो ए से ए प्लस बी, ये जो एरिया था, इसमें उन्होंने माना कि हमारा जो पोटेंशियल है वो वी नॉट एक कांस्टेंट है। जबकि हमने देखा था कि इनिशियली हमारा जो पोटेंशियल फंक्शन था, वो जो नेट पोटेंशियल फंक्शन जो हमारा आ रहा था, वो कुछ इस तरीके से आ रहा था कि वहां पे कुछ पर्टिकुलर एरिया में पोटेंशियल तो जीरो था, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरिया में वो दूसरे पर्टिकुलर एरिया में, अगर रीजन वन की बात करें, यहाँ पे देखो इस रीजन में, इस रीजन में तुम्हारा पोटेंशियल फंक्शन तो जीरो है, ठीक है। लेकिन इस रीजन में जब तुम देख रहे हो यहाँ इस रीजन में, तो तुम्हारा जो पोटेंशियल फंक्शन है एक एक कर्व के स्ट्रक्चर में आ रहा था, है ना। यहाँ पे हमें कर्व मिल रहा था, ठीक है। बट हमने रॉनिंग पेनी मॉडल ने अज्यूम क्या किया है कि ये वो जो कर्व आ रहा था, उसको इन्होंने रीजन 2 मान के उसको एक कांस्टेंट कर्व मान लिया है, एक ऐसा कांस्टेंट कर्व अज्यूम किया है, करेक्ट। और उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस के बाद हमने देखा था कि हाँ, यहाँ पे जो इस मॉडल का जो सोल्यूशन आया था वो ये आया था, पी डैश साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। इतनी बात हमने देखी थी कि हाँ, रॉनिन पेनिन का अगर रिजल्ट देखोगे उस मॉडल का, जो उन्होंने एट लास्ट रिजल्ट प्रोवाइड किया, जो रिजल्टेंट इक्वेशन प्रोवाइड की, जो कि रिलेशन था बिटवीन एनर्जी ई, पोटेंशियल फंक्शन वी नॉट एक्स एंड वेव वेक्टर के बीच में, इनके बीच में जो रिलेशन था वो कुछ ऐसा आया था, जहां पे पी डैश की वैल्यू हमने देखी थी एम बी नॉट बी ए अपॉन एच डैश स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू देखा था 2me अपॉन एच डैश स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, जब ईके डायग्राम को फॉर्म करने के लिए हमने अज्यूम किया कि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। जब हम बात फ्री स्पेस की कर रहे थे, तो वहां हमने देखा कि फ्री स्पेस में जो हमारा वोल्टेज फंक्शन होगा, वो बेसिकली जो वोल्टेज फंक्शन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। वी नॉट जो हो रहा था वो हमने वोल्टेज फंक्शन जीरो आया, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा अलग से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लीकेबल नहीं है। दैट इज वाई तुम्हारा जो पी डैश हुआ वो भी जीरो आया था, और वहां से हमें फर्दर मिला था कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, है ना। ये इक्वेशन हमें मिली थी, क्योंकि उसका एक टर्म जो पी डैश वाला टर्म था वो क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया कि अल्फा जो होगा वो के बराबर होगा। देन अल्फा स्क्वायर से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, अंडर रूट 2me अपॉन एच डैश स्क्वायर। उसको पुट करके यहाँ पे हमने ई एंड के में एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। आई गेस यहाँ पे भी रिलेशन रॉन्ग लिखा हुआ है। रिलेशन जो बेसिकली आएगा, तो इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच डैश स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा एच डैश स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें E और K के बीच में एक रिलेशन मिला था। फिर हमने देखा कि हाँ, हमारा जो ये रिलेशन है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहां हमने फिर ये देखा कि अगर हम ई के डायग्राम की बात करें, फ्री स्पेस में ई के डायग्राम की बात करें, तो वो कुछ ऐसा कॉन्टिन्यूअस पैराबोला हमें फाइंड आउट हुआ था। ऐसे कॉन्टिन्यूअस पैराबोला हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट हमने देखा था कि हाँ, किस तरीके से जो तुम्हारी जो टोटल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आई थी। और जब टोटल एनर्जी यानी 2me अपॉन एच डैश स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू के में, जब हमने E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी थी, तो हमने फाइंड आउट किया था कि P इज इक्वल टू क्या आ रहा था, P जहाँ की P क्या है, मोमेंटम था, P इज इक्वल टू क्या आया था, एच डैश के आया था। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो मोमेंटम है
और जो ये वेव वेक्टर है ये बेसिकली क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब डी ब्रॉगली की इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हम देख रहे थे, तो डी ब्रॉगली ने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक, यहाँ पे डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस के थ्रू पार्टिकल के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में रिलेशन दिया था। बट इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन अगर हमने 1 मान ली है, तो ये इक्वेशन 1 को देखो, जो ये p इज इक्वल टू एच डैश के है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ k जो है वेव नेचर दिखा रहा है पार्टिकल का, और ये जो p है ये बेसिकली क्या कर रहा है, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमने क्या मैथमेटिकली एक वेव के जो पार्टिकल नेचर थे और जो वेव नेचर था उसके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। यहाँ हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था ये हाइपोथेटिकल था, इसकी कोई मैथमेटिकल प्रूविंग नहीं की गई थी। ठीक, यहाँ पे जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया ये एक मैथमेटिकल वे से हमने फाइंड आउट किया। तो हमें यहाँ पे 2-3 चीजें हमें क्या पता चली। फर्स्ट, कि जब तुम ईके डायग्राम, एनर्जी और वेव वेक्टर का डायग्राम बनाओगे किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल हमने माना है, तो तुम्हें एक कॉन्टिन्यूअस पैराबोलिकल ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एक पैराबोलिक ग्राफ तुम्हें मिलेगा कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें समझ में आई कि जो वेव वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे एनर्जी मोमेंटम से, पार्टिकल के मोमेंटम से। जो वेव वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे मोमेंटम से। तो जिस डायग्राम को हम ईके डायग्राम कह रहे हैं उसको हम एनर्जी स्पेस या एनर्जी मोमेंटम डायग्राम भी कह सकते हैं, एनर्जी मोमेंटम डायग्राम भी कह सकते हैं। तो इनकेस अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि एनर्जी मोमेंटम डायग्राम ड्रॉ करो, तो भी आप यही ईके डायग्राम की ही बात करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम बात करें, अभी तक जो बात की हमने फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस में तो हमें दिखा कि एक पैराबोला मिल रहा है, ईके डायग्राम में पैराबोला मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस पैराबोला मिल रहा है। लेकिन अगर आप जब आप बात करोगे किसी जनरल Vx के लिए, पोटेंशियल, कोई जनरल पोटेंशियल फंक्शन है Vx, तो उसके लिए जब तुम्हारा जो पार्टिकल, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आप फ्री स्पेस में ना होके किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में है जिसका पोटेंशियल फंक्शन, जिस क्रिस्टल का पोटेंशियल फंक्शन जो है वो Vx है, तो उस केस में अगर हम ईके डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें ईके डायग्राम किस तरह से मिलेगा वो हमने देखा। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमें पता था कि देखो इक्वेशन पता थी, साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए। अच्छा, हमने इस पूरी इक्वेशन को मान लिया, ये इक्वेशन जो है एफ ऑफ अल्फा ए के बराबर है। हमने इस इक्वेशन को अज्यूम किया कि ये एफ ऑफ अल्फा ए के बराबर है। रीजन कि देखो दोनों ही अल्फा ए, दोनों ही जो इसके टर्म है अल्फा ए के फंक्शन है, दोनों ही टर्म क्या है, अल्फा ए के फंक्शन है। तो इस वजह से हमने इसको एफ ऑफ अल्फा ए मान लिया, यानी फंक्शन ऑफ अल्फा ए। और हमें पता है कि ये जो एफ ऑफ अल्फा ए है ये बेसिकली किसके बराबर होगा, कॉस के ए के। दैट मींस यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ अल्फा ए, ये बेसिकली कहीं ना कहीं वेव वेक्टर से को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात यहां से क्लियर हुई। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया था, देखा था कि अगर हम ये जो इक्वेशन में पी डैश साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए, इस इक्वेशन का, इनका एडिशन हम ग्राफिकली अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अगर हम इसका एडिशन ग्राफिकली फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमने क्या देखा कि ये जो साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए था एक सिंक फंक्शन है ये। ठीक है, अगर उसकी हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की वेव फॉर्म मिल रही है। पाई पे उसके जीरोस आ रहे हैं, एट ओरिजिन उसका पीक वैल्यू है, और ये पीक वैल्यू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आप वेव फॉर्म में वो डिक्रीज करता जा रहा है। करेक्ट। इसी तरह से हमने कोसाइन फंक्शन देखा कि जो कॉस अल्फा है वो ए है, वो कैसा होगा, एक कोसाइन फंक्शन होगा। तो
इन दोनों फंक्शन को देखने के बाद हमें बेसिकली क्या करना था, ग्राफिकली इन दोनों को ऐड करना था। ठीक, हम मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का जो एडिशन है वो कुछ इस तरह का फंक्शन बनेगा। एफ ऑफ अल्फा ए जो है वो कुछ इस तरह से फंक्शन बनेगा, वो कुछ ऐसा ये फंक्शन, ये दिख रहा है, ये फंक्शन बेसिकली बनके आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये फंक्शन हमने जब हमने ग्राफिकल डिजाइन एडिशन किया तो हमको इस तरह का कुछ फंक्शन मिला। ठीक, अब ये तो ग्राफिकल रिजल्ट हो गया एफ ऑफ अल्फा ए का। दूसरी चीज हमें पता था कि एफ ऑफ अल्फा ए बेसिकली है क्या, कॉस के ए के बराबर है। एफ ऑफ अल्फा ए बेसिकली किसके बराबर है, कॉस के ए के बराबर है। ठीक, अब दूसरी चीज हमें पता है कि जो ये कोसाइन फंक्शन है, ये जो कोसाइन फंक्शन है, ये क्या है, ये लिमिटेशन में रहता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो ये हम पहले से जानते थे कि कॉस के ए की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। करेक्ट। तो अब जो ये एफ ऑफ अल्फा ए का ग्राफिकल रिजल्ट आया, इस पे हमें एक कंस्ट्रेंट लगाना है, मीनिंग एक लिमिटेशन लगानी है +1 और -1 की। ठीक है, ऐसे हमने ये डॉटेड लाइन से, ये जो ऊपर और नीचे डॉटेड लाइन बनी हुई है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि +1 और -1 के बीच में ग्राफ का जो, ये जो ग्राफ हमें एफ ऑफ अल्फा ए का ग्राफ जो मिला हुआ है, उसका जो पार्ट +1 और -1 के बीच में आएगा वो पार्ट अलाउड होगा, वो एनर्जी अलाउड होगी। ठीक है, अभी अभी क्लियर होगा कि हम इसको एनर्जी क्यों बोल रहे हैं। वो एनर्जी बेसिकली अलाउड होगी, और जो पार्ट +1 और -1 से बाहर होगा वो पार्ट अलाउ, वो एनर्जी अलाउड नहीं होगी। अब ये बोलने का रीजन क्या है कि एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं। अब देखो, ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या, एफ ऑफ अल्फा ए और अल्फा ए के बीच में है, जहां पे अल्फा तुम्हारा क्या है, 2m E/h²। ठीक, m कांस्टेंट है, h' कांस्टेंट है, यानी ये अल्फा बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो फंक्शन एफ ऑफ अल्फा ए है, ये क्या कर रहा है, वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां हम क्या देख पाएंगे कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे इस वाले पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो, ये अगर इस पॉइंट को हमने ए बताया और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में ये एरिया, इस एरिया में जो वेवफॉर्म की है, जो ग्राफ की जो वैल्यू है, वो मोर देन +1 है। तो ये वाला जो होगा, ये जो एनर्जी होगी, ठीक है, ये जो एनर्जी होगी, ये बेसिकली नॉट अलाउड होगी। रीजन कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ ऑफ अल्फा ए की जो वैल्यू है वो ए और बी, अगर अल्फा ए की वैल्यू ए और बी के बीच में है, पॉइंट ए और बी, ए और बी के बीच में है, तो उस एनर्जी के बीच में एफ ऑफ अल्फा ए की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है। रीजन कि मैक्सिमम वैल्यू जो एफ ऑफ अल्फा ए ले सकता है वो +1 ले सकता है, बट यहाँ पे जो डायग्राम हमें शो कर रहा है वो दिखा रहा है कि हाँ, एफ ऑफ अल्फा ए जो है वो मोर देन +1 है, जो कि नहीं पॉसिबल है। ठीक, इसी तरीके से अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखो, इसको C एंड D मान लो, तो ये एरिया जो है वो -1 और +1 के बीच में आ रहा है। ठीक, दैट मींस ये वाले जो एनर्जी स्टेट्स हैं, अल्फा ए की ये वाली जो स्टेट्स हैं, ये एनर्जी जो है वो अलाउड है। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा ए की वैल्यूज डिफाइंड है। इसी तरीके से जब इस वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ नॉट अलाउड है। जब हम ये ग्राफ स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि अल्फा ए की कुछ वैल्यू के लिए एफ ऑफ अल्फा डिफाइंड है, और अल्फा ए की कुछ वैल्यूज के लिए तुम्हारा एफ ऑफ अल्फा जो है वो डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स हम ये देख पा रहे हैं कि अब जो एनर्जी और वेव वेक्टर का रिलेशन है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब फ्री स्पेस में हमने देखा था कि जो एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में जो रिलेशन था वो कॉन्टिन्यूअस था,
कॉन्टिन्यूअस था और पैराबोलिक नेचर में था। लेकिन जब अभी हमने इस ग्राफिकल मेथड से जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि अल्फा ए जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ ऑफ अल्फा ए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेव वेक्टर को, उनके बीच में जो रिलेशन है वो डिसकंटिन्यूअस है। मीनिंग कुछ एनर्जीज पे एफ ऑफ अल्फा ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब यही हुआ ना कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो इससे हमने फिर फर्दर जब ये रिजल्ट मिला तो हमने क्या किया, ई के डायग्राम ड्रॉ किया किसी पर्टिकुलर आर्बिट्री वीएक्स के लिए। तो जब हमने ये एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किया तो हमने पाया कि देखो वेव वेक्टर की कुछ वैल्यूज पे तो ये एनर्जी डिफाइंड आ रही है, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है, वेव वेक्टर के इस एरिया में एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है। देन उसके बाद यहाँ पे इस एरिया में तुम्हें एक अचानक से जंप मिल रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से देखो, एक मिनट। जब तुम इस माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए के बीच में देख रहे हो तो यहाँ तुम्हें मिल रही है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। देन तुम्हें एक डिस्क्रीट जंप मिल रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। आफ्टर दैट तुमको क्या मिल रहा है, फिर एक कॉन्टिन्यूअस रीजन मिल रहा है एनर्जी का, फिर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, फिर कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है, ठीक। अब इसको जब एक्सप्लेन किया गया, जब इस तरह का ग्राफिकल रिजल्ट आया तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या यूज किया, लास्ट जो हमने यहाँ पे अभी एफ अल्फा ए और अल्फा ए के रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, उनसे हमने इस रिजल्ट को बेसिकली स्पेसिफाइड किया कि हाँ किस तरह से ये रिजल्ट आ रहा है, कि हमने इसको जस्टिफाई किया कि क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है। हमने जस्टिफाई किया कि ये जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, ये डिसकंटिन्यूटी बेसिकली आपको मिल रही है इस वजह से क्योंकि अल्फा ए की कुछ वैल्यूज के लिए एफ ऑफ अल्फा ए डिफाइंड नहीं है। तो ये वो एनर्जीज हो गई जो कि नॉट अलाउड थी, ये वो एनर्जी हो गई जो कि नॉट अलाउड थी, ठीक। अगर हम इसको एनर्जी बैंड डायग्राम में थोड़ा सा सोचें तो यही वो एनर्जी है जिसको हमने वहां पे बोला है फॉरबिडन एनर्जी गैप। यही वो एनर्जीज हैं जिसको हमने फॉरबिडन एनर्जी बैंड बोला है या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला है, ठीक है। मीनिंग ये वो एनर्जीज हैं जो पार्टिकल, जो एनर्जीज कभी भी एक्वायर नहीं कर सकता, ये वो एनर्जीज हैं जिन्हें पार्टिकल कभी एक्वायर नहीं कर सकता। ये एनर्जीज कोई भी पार्टिकल, आपको किसी क्रिस्टल, पर्टिकुलर क्रिस्टल की बात करोगे तो ये एनर्जीज कभी भी वो पार्टिकल एक्वायर नहीं कर सकता। मीनिंग इस बैंड ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लाई नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद जब आप देख रहे हो ये एरिया जो कि अलाउड वाला रीजन है, अलाउड एनर्जी बैंड है, उसमें कुछ तुम्हारे कंडक्शन बैंड होंगे, कुछ तुम्हारे वैलेंस बैंड होंगे। अलाउड एनर्जी बैंड जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम्हारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को। ऐसा नहीं है कि केवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ही होता है एनर्जी बैंड। जब हम एनर्जी ई के डायग्राम या एनर्जी की बात कर रहे होते हैं और भी एनर्जी बैंड डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, लेकिन हमें जो सेमीकंडक्टर की स्टडी करनी है उसमें हमें दो ही बैंड पे फोकस होना है, एक वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। तो ये ई के डायग्राम यहाँ हमको क्लियरली शो कर रहा है कि किस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होने का जो रीजन है वो बेसिकली यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। तो हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक, ई के डायग्राम में कि ई के डायग्राम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का देखोगे जो इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल में है, जिसके ऊपर एक Vx का पोटेंशियल फंक्शन है, तो वो ई के डायग्राम कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है डिफरेंट वेव वेक्टर की वैल्यूज पे, के की डिफरेंट वैल्यूज पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जब अगर ई के डायग्राम समझ में आता है तो हम इफेक्टिव मास की, इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास की बात करेंगे, राइट। हमें इन जनरल जब हम बात करते थे फोर्स की, फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन देखते थे तो F इज इक्वल टू हमें क्या मिलता था, ma, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मास क्या लेके चलते थे, कोई भी बॉडी का नॉर्मल मास जो उसको मेजर करने पे आपको मिल रहा है वो मास हम लेके चलते थे। बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का केस, जब पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन के केस की बात हो रही थी, तब हमने देखा कि यहाँ पे डायरेक्टली मास को पुट करना मतलब पॉसिबल नहीं है।
कुछ रीजन हमें देखने को मिले। वो रीजन क्या थे, जब आप क्रिस्टल की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी क्रिस्टल में अगर तुम्हारा एटम से कई सारे एटम से मिलके एक क्रिस्टल बना हुआ है, तो उस क्रिस्टल में हर एटम के पास अपना न्यूक्लियस है यानी पॉजिटिव चार्ज है, और हर एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मान लो वहां पे एक ये एटम रखा हुआ है, एक ये एटम रखा हुआ है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, तो हमने एटम ए की बात करना स्टार्ट किया। जब एटम ए के इलेक्ट्रॉन की बात हम जब करेंगे, तो हम देखेंगे कि एटम बी के पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, एटम सी के पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, और एटम डी के पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, वो सारे के सारे एटम ए के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे डिफरेंट एटम के, वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। मीनिंग अगर आप कहीं पे भी जब इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी कर रहे हो, मीनिंग जब क्रिस्टल में आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी कर रहे हो, तो उसमें जो टोटल फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा, अगर टोटल फोर्स की बात करें, तो एक तो वो फोर्स होगा जो हम एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से, या एक्सटर्नल कोई थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से जो एक फोर्स हुआ एफ एक्सटर्नल हुआ, एक तो वो फोर्स लग रहा होगा। नेक्स्ट जो दूसरा फोर्स लग रहा होगा, ये जो इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो अभी हमने दो फोर्स की बात की, जो मतलब एटम के न्यूक्लियस और एटम के पॉजिटिव चार्ज और एटम के नेगेटिव चार्ज, इन सब की वजह से लग रहा है। इसी तरीके से और भी फोर्स लग सकते हैं। इस तो मतलब हमें क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर क्रिस्टल के अंदर है, तो उसके ऊपर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी लग रहे होंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके उसके ऊपर कुछ इंटरनल फोर्सेस भी लग रहे थे। ठीक, ये बात हमने फाइंड आउट तो की, या ये कहें कि हमने थ्योरेटिकली इस चीज को डिफाइन तो किया, बट ये इंटरनल फोर्सेस कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, ये हम फिजिकली फाइंड आउट नहीं कर पाए किसी भी मैथमेटिकल तरीके से, कि ये इंटरनल फोर्स बेसिकली होंगे क्या और कितने होंगे। ठीक है, तो जब अगर हमें एफ टोटल को, मतलब जो हमारा टोटल फोर्स है, उसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना था क्लासिकल, ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए था क्लासिकल मैकेनिक्स से, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना था, तो हमने क्या लिखा, क्या होता अगर हम एफ टोटल इज इक्वल टू एम ए लिखते। ठीक है, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो एफ टोटल इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल इज इक्वल टू होना चाहिए एम ए के बराबर। बट यहां पे हमने क्या पाया कि एफ इंटरनल, जो इंटरनल फोर्सेस हैं, उनको तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तो उन इंटरनल फोर्सेस को भी हमने एसोसिएट कर दिया इस मास के साथ। और जब मास के साथ इंटरनल फोर्सेस को भी एसोसिएट कर दिया, तो हमने उस मास को हमने क्या बोल दिया, इफेक्टिव मास। ठीक है, मीनिंग हमें इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो चेंज इन मास दिख रहा है, ठीक है, तो जब मास में चेंजेस हुए इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इफेक्टिव मास की डेफिनेशन दे दी। मीनिंग इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि अगर हम कोई बॉल लें, ठीक है, कोई टेनिस बॉल लें, और उस बॉल को अगर हम नॉर्मल किसी एक बकेट में वाटर फिल करके अगर हम उसमें उसको जो है डालें, अगर उस बॉल को उसमें डालें, तो बॉल का नीचे जाने की जो स्पीड होगी, ठीक है, उस स्पीड पे अगर हम ध्यान दें, ठीक, और दूसरा हम ये करें कि एक बकेट में हमने ऑयल फिल कर रखा है, और उस ऑयल में अगर हम उस बॉल को अगर हम डिप कराते हैं, तो और वहां पे हम उस बॉल के नीचे जाने की स्पीड को देखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों जो बॉल्स जो दोनों बॉल थी, उनकी स्पीड में चेंज आ रहा है। ठीक, वहां पे इस चेंज का रीजन क्या है, देखिए, हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाया बॉल के ऊपर, वो तो इक्वल ही है ना, दोनों के ऊपर इक्वल है, क्योंकि बॉल सेम है, बॉल के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी सेम है। बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, यहाँ पे मटेरियल चेंज हुआ। मटेरियल चेंज होने की वजह से इंटरनल फोर्स यानी विस्कोसिटी जो थी वो मटेरियल की, वो चेंज हुई। ठीक है, उसकी वजह से उसकी वजह से जो बॉल है, बॉल के ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। और जब बॉल तुम्हारे वाटर
या ऑयल के अंदर गई तो उसका जो इफेक्टिव मास था, वो मास जो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन हमको दिख रहा था, वो कुछ चेंज हो गया। ठीक है, दैट इज वाई जो उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमें नजर आना चाहिए था, F इज इक्वल टू ma के बराबर नजर आना चाहिए था, वो एक्सटर्नल फोर्स अब हमें कितना नजर आ रहा है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m स्टार a। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से यहाँ पे हम शो करने की कोशिश करेंगे तो हम इफेक्टिव मास के साथ शो करने की कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ क्या समझना है कि इफेक्टिव मास बेसिकली क्या है कि तुम्हारा जो पार्टिकल का मास एसोसिएटेड है इंटरनल फोर्सेस के साथ। मतलब जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव मास की, तो इफेक्टिव मास बेसिकली क्या है, जब तुम्हारे किसी स्टिनी पार्टिकल के ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, उन इंटरनल फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए, उन इंटरनल फोर्सेस को क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, मास को अब इफेक्टिव मास से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इफेक्टिव मास बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पार्टिकल के ओरिजिनल मास प्लस वो जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, उनके इफेक्ट को, इन दोनों चीजों को एसोसिएट करते हुए हमने मास को अब क्या बोल दिया है, इफेक्टिव मास। जब तुम इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल को क्रिस्टल में देख रहे हो, तो उस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन का मास जो हम 9.1 इंटू 10⁻³ kg पढ़ते हैं, वो मास अब उसका एग्जैक्ट मास नहीं रह जा रहा है अगर हम उस मास को यहाँ F इज इक्वल टू ma में यूज कर रहे हैं। रीजन कि वहां पे जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको हम क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज वाई हम वहां पे ओरिजिनल मास को हटा के इफेक्टिव मास को यूज कर रहे हैं। अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं E, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू माइनस QE के बराबर। ठीक, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होना चाहिए वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर। लेकिन ये तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, साथ साथ यहाँ पे कुछ इंटरनल फोर्स भी होगा, इसलिए यहाँ पे m ना लेके हम m स्टार या इफेक्टिव मास लेंगे। तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं -QE अपॉन m स्टार।